क्या सच में आयुष्मान खुराना के वेम्पायर की हिंट हमें भेड़िया में पहले ही दिए गए थे? और क्या तुम्हें पता है कि भेड़िया मूवी में भास्कर का जो भेड़िया वाला ट्रांसफॉर्मेशन है वो रियल वुल्फ एनाटॉमी से हेविली इंस्पायर्ड था। वैसे हमें ये तो पता होता है कि इस टाइम के बाद अनिका भेड़िया बनती है, लेकिन उसे किसने भेड़िया बनाया और कैसे बनाया ये भी हमें मूवी से पता चलता है। लेकिन उसे देखने के लिए मेरी वाली नजर चाहिए। चील की निगाह है मेरी। वैसे अनिका ही भेड़िया होने वाली है, इसके हिंट भी हमें पहले ही दिए गए थे। और शायद ये सुनने के बाद तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर अनिका अभी जिंदा है और मैं तुम्हें ये प्रूव करके दूंगा कि वो कैसे बची और सब कुछ शुरुआत से कैसे अनिका ने प्लान करके रखा था। वैसे मूवी में मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक भी नोटिस की है, जो शायद नहीं होती तो स्क्रीन प्ले बेटर होता। पर एक मिनट, सब कुछ अभी थोड़ी ना बताऊंगा। अरे रुको जरा, सब्र करो। तो कहानी की शुरुआत एक कहानी से होती है, लेकिन उसी कहानी में एक कहानी और होती है। दरअसल क्या है कि शरद केलकर का कैरेक्टर जब कहानी सुनाता है तो उसमें बकरी के बच्चों के कौन है पूछने के बाद बाहर से भेड़िया बोलता है तुम्हारी माँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि डायरेक्टर ने उसी कहानी को हमें इन कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से भी दिखाया है, जहाँ कहानी के बीच में ही शरद को बाहर से कोई आवाज आती है और वो पूछता है कौन। जबकि इस पॉइंट पे लॉजिकली पूछना बनता नहीं था, क्योंकि वो घने जंगल के बीचों बीच है जहाँ पे कोई इंसान कम ही आता होगा। पर कहानी की डिमांड थी, क्योंकि उसके बाद बाहर से भेड़िए की आवाज आती है, जिसे ध्यान से सुनने पे मालूम होता है कि वो भी वही डायलॉग बोलता है जो कि उस कहानी में उस भेड़िया ने बकरी के बच्चों से बोला था। वैसे उस भेड़िया के बोलने से भी कई सारी चीजें पता चलती हैं। पहला तो जिस भेड़िए ने शरद और उसके साथी को मारा था वो आम भेड़िया नहीं बल्कि विषाणु था। अब विषाणु या फिर यापुम जो भी कह लो, हम इसके ओरिजिन पे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल तुम इतना समझ लो कि आम भेड़िया और विषाणु में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जिसके बारे में ओझा ने इन सबको बताया था। तो विषाणु जो है वो जंगल का प्रधान है, यानी एक लौता रखवाला जो कुछ इंसानों को चुनता है अपनी सेना के तौर पे, यानी उनको काट के भेड़िया बनाता है। यानी कि बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि डायरेक्टर अमर कौशिक ने भेड़िया को लेकर जो बाकी सब भेड़िया होती है, यानी कि फिल्मों में जो भेड़िया दिखाए जाते हैं, उनसे अलग कहानी लिखने का ट्राई किया है। और अगर मैं गेस करूं तो शायद इसमें समय के साथ भेड़िया की पावर्स इतनी बढ़ जाती है कि एक टाइम पे वो अपने सुप्रीम फॉर्म में भी पहुंच जाता है, और तब उसे जो पहला प्रधान है वो प्रधान बना के रिटायर हो जाता है। और वो पहला भेड़िया रिटायर होके अपनी कुर्सी किसी और को इसीलिए सौंपता है क्योंकि शायद एक बार जब भेड़िया कई 100 सालों के बाद अपने सुप्रीम फॉर्म में पहुंच जाता है तब उसकी पावर्स बढ़ना बंद हो जाती होगी और वो अपनी पावर्स धीरे धीरे खोने लगता होगा। और हाँ, इससे पहले कि तुम कोई सवाल करो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैंने ये थ्योरी हवा में नहीं बनाई, बल्कि ओझा बताता है। विषाणु मुखिया है, वो जंगल का प्रधान है और दूसरों को काट के अपना सैनिक बनाता है, और जब उसको जरूरत पड़ता है ना तब उन्हीं सैनिक में से वो एक विषाणु बनाता है। अब जरा अपने दिमाग के घोड़े चलाओ और लॉजिक लगा के सोचो, एक विषाणु को यानी कि एक वेयरवुल्फ के लीडर को अपनी कुर्सी किसी और को देने की जरूरत कब पड़ सकती है? ऑब्वियसली सिर्फ तभी जब वो अपने कुर्सी को या फिर अपने ओहदे को संभालने के काबिल ना रहे। और हाँ, यापुम सबसे पावरफुल वेयरवुल्फ होता है, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले तो वो लीडर होता है और जो लीडर है वो पावरफुल ही होगा। और दूसरा, इस सीन में वो बोलता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि ये चीज यानी कि भेड़िए के फॉर्म में जाकर बोलना अनिका और भास्कर दोनों अभी तक नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस वेयरवुल्फ को विषाणु बनाने के लिए चुना जाता है वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से अनलॉक करने में कामयाब हो चुका होता है, ऑब्वियसली कई 100 सालों के एक्सपीरियंस और पावर के इस्तेमाल की वजह से। बाकी हॉलीवुड के फॉर्मल भेड़िया से अमर कौशिक ने अपने भेड़िया को कितना डिफरेंट रखने की कोशिश की है ये मैं तुम्हें यापुम की ओरिजिन के समय बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भेड़िया शरद और उसके दोस्त को क्यों मारता है। और भाई लोग, इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि वो जंगल का रक्षक है। और अगर तुम देखोगे तो इस गुफा में शेर की खाल और हाथी के दांत रखे हुए हैं और शरद के कपड़े भी ओल्ड फैशन हंटर वाले हैं।
यानी कि ये दोनों जानवरों के शिकार करके उनकी खाल और दांत जैसे पार्ट्स की स्मगलिंग करते हैं। और अगर विषाणु का मोटिव सिर्फ शिकार करना होता तो अनिका तो वही थी, उसे क्यों छोड़ा? इसीलिए क्योंकि वो टेक्निकली बेगुनाह थी। अच्छा, हमें ये तो पता है कि कृति का कैरेक्टर भेड़िया कैसे बना, पर उसे किसने भेड़िया बनाया ये मूवी में कहीं भी दिखाया नहीं गया। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधान भेड़िया या फिर विषाणु ओजा है। हाँ, मैं जानता हूँ ये सुनने में बकवास लग रहा है, लेकिन जब मैं तुम्हें अनिका को लेकर अपनी थ्योरी से जोड़ के, घटा के, फिर गुणाकार करके और फिर भागाकार करके रिजल्ट बताऊंगा तो तुम समझ जाओगे। क्या 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 क्या? अच्छा चलो जरा अनिका के गिरेबान में झांकते हैं। अबे गलत इमेजिनेशन मत करो, मुहावरा है बे। तो अनिका पिछले 100 सालों से जंगल की रक्षा कर रही थी, और एक्चुअली में जब इस सीन से और उसकी एज के हिसाब से उसकी स्टोरी को इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो जंगल के प्रधान के उसूलों के हिसाब से उसने एक छोटी बच्ची को काटा नहीं होगा, और रूल्स को छोड़ो उसका जबड़ा ही लगभग उस लड़की जितना होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि विषाणु ने अनिका को भेड़िया बनाने के लिए उसके जवान होने तक इंतजार किया, उसको अपनी बेटी की तरह पाला, और ये जो पालने पोसने का टाइम पीरियड है हम अभी के लिए उसे 20 साल पकड़ के चलती है। यानी कि इस टाइमलाइन से करीब 20 साल बाद अनिका ने भेड़िया बन के जंगल की कमान अपने हाथ में ली, और तब से अब तक 100 साल गुजर गए हैं अनिका को जंगल की रक्षा करते हुए। तो जितना गणित मुझे आता है उसके हिसाब से ये टाइमलाइन आज से 120 साल पुरानी हो जाती है। एंड गेस व्हाट, पांडा भास्कर को क्या बताता है? सर 120 साल पुराना हो जाए। और जहाँ तक मैं अमर कौशिक को जानता हूँ ये टाइमलाइन वाला गणित ऐसे ही फिर नहीं बैठ सकता। यानी कि इत्तेफाक इतने बड़े नहीं होते दोस्त। ओजा की और अनिका की टाइमलाइन सेम मैच हो रही है तो उसके पीछे अमर कौशिक का जरूर कोई फ्यूचर प्लान होगा। तो फिलहाल के लिए हम उस फ्यूचर प्लान को अपनी थ्योरी के साथ यही समझ के चलते हैं। तो उसने अनिका को इसलिए भेड़िया बनाया क्योंकि वो बहुत सालों तक एक ही जंगल में नहीं रह सकती, ये खुद अनिका ने ही बोला था। और ओजा भी जंगल में घूमता ही रहता है, जो कि अगेन उसकी क्वालिटी को भेड़िया से मैच करवाता है। और वैसे भी यार 120 साल जी के इतना तंदुरुस्त रहना च्यवनप्राश खाने के बाद भी लद्दू के लिए मुश्किल था। रियल लाइफ का एग्जांपल ले तो दुनिया का सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान भी ओजा से 4 साल कम जिया है, जापान के किमारू जी, जो कि 116 साल के होने के बाद कुछ ऐसे दिखते थे। और सोचो 120 साल में अपने ओजा जी ऐसे दिखते हैं। खैर यहाँ पे फिर भी एक प्रॉब्लम आती है, ओजा 120 साल में इतना बूढ़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि अनिका खुद उसी की उम्र की है। अब यहाँ आ जाती है पांडा की बारी। हो सकता है कि पांडा ओजा के बारे में सब पहले से ही जानता हो और उसने भास्कर एंड पार्टी को झूठ बोला हो, या फिर ओजा तो आता जाता रहता है और 120 साल पहले वो जन्मा था या फिर नहीं, अब ये किसको पता होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी तो हो सकता है कि लोग मानते हैं कि ओजा 120 साल का है पर एक्चुअली में उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। जैसे कि हो सकता है कि वो 120 साल पहले यहाँ पे आया हो, जैसे कि 100 सालों से अनिका यहाँ पे रह रही है पर किसी को उसकी उम्र के बारे में घंटा कुछ पता नहीं चला। हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसे बस एक थ्योरी की तरह ही लेना, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम अनिका के बारे में कुछ खास नहीं जानते। जैसे कि अनिका को जिसने पाला क्या वो भी भेड़िया था, और अगर था तो उसकी पावर्स कैसी थी। और ये चीज ना सिर्फ अनिका के पास्ट को मिस्टीरियस बनाती है बल्कि फ्यूचर को भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पक्का मरी है या फिर जिंदा है। वैसे इसकी बात हम आगे करेंगे, पर ये तो तुम सबने नोटिस किया ही होगा कि भेड़िया बनने के बाद भास्कर में अजीब से चेंजेस दिखने को मिलते हैं। उसके कान पे बाल आते हैं, वो दूर का सुनने लगता है, उसकी सूंघने की पावर भी बढ़ जाती है, और यही नहीं बल्कि उसके दांत भी सफेद और तेज हो जाती है, भाई की बॉडी भी बन जाती है। तो यहाँ पे पहली जो इंटरेस्टिंग चीज है वो भेड़िया को डिफरेंट तरीके से दिखाना है, क्योंकि ज्यादातर हॉलीवुड की फिल्मों में वेयरवुल्फ को किसी मॉन्स्टर की तरह प्रेजेंट किया जाता है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल और श्राप जैसा होता है। बेसिकली ये श्राप ही होता है। यही नहीं बल्कि उसकी पावर्स तभी एक्टिव होती है जब वो भेड़िया हो। लेकिन दूसरी तरफ भास्कर को अमर कौशिक ने किसी सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट किया है, इसलिए उसकी जो पहले दिन का पावर शॉप वाला सीन है वो काफी ज्यादा जो पहला वाला स्पाइडरमैन है उसकी याद दिलाती है। लेकिन ये स्पाइडरमैन की जगह एक्चुअल में ट्वाइलाइट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। पर इस सीन की दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है सिनेमैटिक टेक्निक का अच्छे से यूज करना, जिसका नाम तुमने बहुत बार सुना होगा, शो डोंट टेल। पूरी फिल्म में भास्कर में जो बदलाव होते हैं उसे हमें बताने से ज्यादा
दिखाने पे फोकस रखा जाता है। एवं इस सीन के शुरुआत के करीब 5-7 मिनट तक कोई भी डायलॉग है ही नहीं, बस हमें एक्शन के थ्रू ही भास्कर की पावर दिखाई जाती है। और एक्चुअली में ये टेक्निक जो है ये पूरी फिल्म में अप्लाई की गई है। जैसे कि जंगल से भेड़िया का कनेक्शन भी हमें दिखाया जाता है, ना कि उसके डायलॉग सुनाए जाते हैं। और इसीलिए बिना किसी डायलॉग के ही हम मूवी में जंगल का इम्पोर्टेंस क्या है उसको अच्छे से समझ पाते हैं। वैसे भास्कर के कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर भी डायरेक्टर ने काफी अच्छे से खेला है। जैसे कि फर्स्ट एक्ट में ही भास्कर किस तरह का आदमी है ये हमको दिखाया जाता है। उसे कुत्ते पसंद नहीं है, लेकिन बात सिर्फ कुत्तों की नहीं है बल्कि उसे कोई भी जानवर के साथ वही रिएक्शन देते हुए दिखाया जाता है। जैसे बैट को देखकर जना खुश होता है पर भास्कर कहता है छी। अजगर को देखकर भी वो बोलता है कुचल दे साले को। यही नहीं बल्कि नेचर को लेकर भी वो ये सोचता है। देखिए, नेचर की फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं। दिल पे हाथ रखे कहिए, आज के जमाने में नेचर की किसको पड़ी है? हमारे लिए बालकनी में रखा हुआ गमला ही नेचर है। और ये चीजें भास्कर के कैरेक्टर को लेकर दिखाना बहुत ही जरूरी था कि उसे नेचर से या फिर किसी भी जानवर से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि इसी चीज को लेकर उसमें आगे चेंजेस भी तो दिखाने थे। दरअसल ये स्टोरी टेलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, जहाँ स्टार्ट में ही कैरेक्टर की कोर ट्रेड्स, बिलीव्स, फियर्स, डिजायर से वो कैसा ये बताया जाता है। और फिर उसके बाद उसके वांट पे कोई रोक लगा दी जाती है और लास्ट में किसी हादसे की वजह से उसे फोर्सफुली चेंज किया जाता है। और ये सेम टेक्निक तुम्हें कई सारी फिल्मों में दिखाई देगी। एग्जाम्पल के लिए द डार्क नाइट में हार्वी डेंट को सच्चाई का पुतला दिखाया जाता है। शुरुआत में वो गौतम की व्हाइट नाइट की तरह होता है, जो कि समाज की गंदगी को उसूलों के साथ साफ करना चाहता है, लेकिन ठीक उसके सामने बैटमैन को रख दिया जाता है, द डार्क नाइट। अब बैटमैन भी वही काम करता है गंदगी को साफ करने का, लेकिन अंधेरे में रह के। और क्योंकि 99% काम बैटमैन ही कर देता है तो उससे डेंट की ग्रोथ पे स्टॉप लग जाता है। और फिर आधी फिल्म होने के बाद जोकर के एक हादसे से डेंट को फोर्सफुली पूरी तरह से बदल दिया जाता है। पर इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि ये बदलाव हमें एक्शन से दिखाया जाता है, ना कि डायलॉग से, जहाँ पे डेंट को हार्ड और डार्क चॉइसेस लेनी पड़ती है, जो उसके कैरेक्टर को लेयर्स देता है और उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबूत भी होता है। अब इस कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली सिचुएशन में और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन ये कैरेक्टर ब्रेकडाउन वीडियो नहीं है, इसलिए उन सभी चीजों को सीधा भास्कर पे अप्लाई कर दो। जैसे कि पहले वो सेल्फिश और लालची होता है, उसकी वांट होती है जंगल को काट के बड़ा आदमी बनना, पैसा चाहिए था भाई को। और ये नेचर की बातें ना ट्विटर और इंस्टाग्राम पे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन असली जिंदगी में ना एक ही हरियाली मैटर करती है, हरी पत्ती, पैसा। लेकिन जैसे वो ये काम करने जाता है उसके सामने भेड़िया को प्रॉब्लम बना के खड़ा कर दिया जाता है। ये जो भेड़िया है ना मेरे अंदर है, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, वो साला बैठ के ना सब कुछ सुन रहा है वो हरामजादा। और लास्ट में अनिका के एक्सप्लेनेशन के बाद वो फोर्सफुली अपने आप को चेंज करने पे मजबूर हो जाता है। आई होप कि तुम समझ गए। तो चलो अब अगली डिटेल पे बढ़ते हैं। जंगल में लघु शंका बजाते हुए भास्कर गाना गाता है, आपके प्यार में संवरने लगे। और ये गाना एक्चुअली में ऐसे ही जंगल में शूट हुआ था। अब वैसे तो वो ऊटी के जंगल थे, लेकिन सेम वाइब आती है और इसीलिए मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने ये जानबूझ के डाला था। नेक्स्ट डिटेल, तो होटल में जना जॉमिन को जो क्रोनोलॉजी समझा है वो सेम सीन स्त्री 1 का है, जहाँ पे स्त्री के बारे में बिट्टू जना को वही क्रोनोलॉजी समझाता है। और मैं अपनी डायरेक्टर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी डायरेक्टर सिमिलर चीजों का यूज अक्सर अपनी फिल्मों में करते हुए दिखाई देती है। पर ये सीन इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा दिखाया गया है कि जना ने ये क्रोनोलॉजी समझाने की बात जो है वो स्त्री 1 में बिट्टू से ही सीखी थी। यानी कि बेसिकली अमर कौशिक ने अपने ही एक आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट किया, लेकिन उसे कॉपी की जगह कैरेक्टर डेवलपमेंट कहा जाएगा। खैर तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि प्रकाश की बॉडी चलाते हुए भास्कर को भी तकलीफ होती है, जबकि वो उससे काफी दूर होता है। तो ये चीज दिखाती है कि सारे वेयरवुल्फ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्हें जोड़ने का काम ये जंगल करता है। डायरेक्टर ने जंगल को किसी जीवित पावर हाउस की तरह दिखाने की कोशिश की है, जो कि बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको पावर देता है। तभी तो लास्ट में भी जंगल भास्कर की मदद करते हुए हमें दिखाया गया है। और इसी चीज का एहसास भास्कर को प्रकाश की मौत के बाद ही होता है। वैसे डॉक्टर अनिका ही वेयरवुल्फ है, इसके भी हिंट हमें पहले ही दिए जाते हैं, जहाँ पे इस सीन में वो भास्कर को जानबूझ के इंजेक्शन देती है ताकि उसका रिएक्शन देख सके, और ये उसकी आंखों से साफ पता चलता है। वहीं पे उसके बाद जना को टूल टेस्ट के लिए भी साफ मना कर देती है। और यही नहीं बल्कि टूल टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद भी वो उसे भेड़िया मानने से इनकार कर देती है।
क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। यहाँ तक कि जब भास्कर उसे खुद को कटवा के ठीक करने की बात करता है तब भी वो उसे रोकने की कोशिश करती है और लास्ट ट्राई वो यहाँ पे भी मारती है। तो रह जाओ ना। लेकिन भास्कर अपना बड़ा लालची बंदा निकलता है, साला पैसों के लिए लड़की छोड़ देता है। लोग लड़की के लिए अपनी दौलत लुटा देते हैं। खैर वैसे भास्कर से मुझे याद आया, जब पहली बार भास्कर वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमें इतना रियलिस्टिक क्यों फील होता है? क्यों होता है? क्या कभी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया? क्या हुआ, नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं फिर भी जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो बीजीएम और साउंड डिजाइन, जहाँ असली भेड़िया की आवाज को ह्यूमन वॉइस के साथ लेन करके ये बीजीएम वाला मैजिक क्रिएट किया गया था। पर उसके अलावा भेड़िया के पीछे जो वीएफएक्स टीम थी, जिसके सुपरवाइजर जेम्स ऑस्टिन थे, उन्होंने रियल वुल्फ से एनाटॉमी और मूवमेंट की इंस्पिरेशन ली थी ताकि भेड़िया का ट्रांसफॉर्मेशन एकदम असली लगे। और इसमें उनकी क्रिएचर सीजी की एक्सपर्टीज ने उनका काफी साथ दिया था। लेकिन अगर तुम उस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो पता चलता है कि शुरुआत में कुछ देर तक कोई सीजीआई नहीं थी, यानी कि शुरुआत के 5-6 मिनट सब कुछ वरुण धवन के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता था। और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि कोई इस बात पे ध्यान ही नहीं देता कि यहाँ पे सीजीआई नहीं थी। और ऐसा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देने के लिए वरुण का वेयरवुल्फ की जंगली स्वभाव, उसकी चपलता को अपनाना बहुत जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली। ट्रेन इन एनिमल फ्लो वाज वेरी बेनिफिशियल आई थिंक फॉर द ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, जब हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स किए स्पेशली। और वीएफएक्स, सीजीआई, बीजीएम, इन सब के साथ वरुण के परफॉर्मेंस को और ज्यादा निखारने के लिए डायरेक्टर अमर कौशिक ने सब कुछ, यानी कि ये जो सीन है उसको 1 टेक में लेने का डिसीजन लिया था। तो इन सारी चीजों की वजह से ही हमें ये सीन इतना अच्छा लग पाया। हार्डेस्ट चीज थी ये फिल्म में वो थी ट्रांसफॉर्मेशनल सीन। ओके, तो अब भेड़िया के बाद आती है यापुम की असली ओरिजिन पे, यानी कि लोक कथा उसके बारे में क्या कहती है। और मुझे लगता है कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि जिन लोक कथाओं से अमर कौशिक ने अपना भेड़िया बनाया है, उन लोक कथाओं में एक्चुअली में यापुम भेड़िया है ही नहीं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दरअसल लोक कथाओं की माने तो यापुम वो आत्माएं हैं जो घने जंगल के अंदर रहती है, जो कि जंगल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। और जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले को मार भी सकती है। और इनकी कई सारी पावर्स में से एक होती है शेप शिफ्टिंग, यानी कि ये किसी का भी रूप ले सकती है। अब इनके जन्म की बात करूँ तो कहते हैं कि सदियों पहले इंसान, जानवर और आत्माएं साथ जंगल में रहती थी जो सिमिलर सोर्स के लिए स्पर्धा करते थे। लेकिन फिर समय के साथ बदलाव के चलते इंसान जंगल, जानवर और आत्माओं तीनों से दूर चले गए। उसके बाद जो जंगल की आत्माएं थी वो इनविजिबल हो गई और फिर इंसानों को उनसे संपर्क करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ा। अब ये तो बस यापुम की जो पूरी कहानी है उसकी ओवरऑल समरी बना के मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यानी कि अगर डिटेल में बताने चाहो तो इस पे एक अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहानी बहुत सारी है। पर तुम बस इतना समझो कि यापुम कोई भेड़िया नहीं है जो पहले इंसान था, बल्कि लोक कथाओं में ये कई सारी आत्माओं का एक समूह है जो कि बेसिकली दिखाई नहीं देता, लेकिन जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों का शिकार करने के लिए कभी कोई जानवर तो कभी इंसान तो कभी परछाई बन के इंसानों को नजर आता है, बेसिकली उन्हें मारता है। तो अमर कौशिक ने अपने विजन के हिसाब से उस कहानी को चेंज कर दिया। पर सच कहूं तो यापुम की कहानी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी और इस पे तुम्बाड़ या फिर कांतारा जैसी डार्क हॉरर फिल्म भी बनाई जा सकती है, बस कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। खैर आई बेट अगली डिटेल तुमको बिल्कुल नोटिस नहीं हुई होगी। तो ये जो गाना है तुम मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, जिसमें अनिका भास्कर को जंगल दिखाने ले जाती है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि अपना हीरो हीरोइन के लिए गाना गा रहा है, क्योंकि नॉर्मली वैसा ही तो होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम इस गाने को ध्यान से सुनोगे और स्क्रीन पे जो दिखाया जाता है उसके साथ इसको कनेक्ट करोगे तो पता चलेगा कि ये हीरोइन के लिए नहीं, बल्कि ये गाना जो है जंगल के लिए भास्कर की जो फीलिंग है उन्हें जाहिर करने का काम करता है। और शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर इन दोनों के नाम में भी सरकाज़म छुपाया गया है। जैसे कि भास्कर का मीनिंग होता है सन, जबकि भेड़िया का फेवरेट मून है। वहीं पे डॉक्टर अनिका के नाम का संस्कृत में अर्थ होता है चेहरा, जबकि उसने अपना असली चेहरा लास्ट तक छुपा के रखा था। खैर अब इतनी अच्छी डिटेल जान ली तो मुझे लगता है कि तुम एक छोटी सी मिस्टेक को बचा लोगे। तो मूवी के फर्स्ट एक्ट के एंड में
हमें ये क्लियर किया जाता है कि भेड़िया बनने के बाद भास्कर काफी पावरफुल हो गया है। उसकी सिर्फ बॉडी और पास सेंसेस ही पावरफुल नहीं हुए हैं, बल्कि उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ये सब कुछ वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में कर पाता है। और मेरा पॉइंट यही है, अगर वो बिना भेड़िया बने फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसे जबरदस्ती पूरा भेड़िया बना के कमजोरी में लड़वाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि लास्ट में वो भेड़िया बन के एक छोटे से लकड़ी में फंस जाता है, जबकि ह्यूमन फॉर्म में उसकी पावर इससे कहीं ज्यादा थी। तो ऐसा करना बहुत ही फोर्सफुल लगता है। ऊपर से इस चीज की वजह से एक्शन को भी सही से कोरियोग्राफ नहीं किया जाता, और क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में अपने हीरो और हीरोइन नहीं है तो इमोशन भी फील नहीं होते। तुम जरा इमेजिन करो, पूरे फिल्म में भास्कर नॉर्मल भेड़िया बनता, जैसा कि वो पूरे फिल्म में बनता ही है, लेकिन लास्ट में अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करके आधा भेड़िया और आधा इंसान बन के लड़ता, तो फाइट देखने में कितना कूल लगती। और क्योंकि हमने उसे वैसा बनते हुए देखने का एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ऑडियंस और ज्यादा एंगेज हो जाती। खैर चलो एक और सिनेमैटिक डिटेल जानते हैं। दरअसल क्या है कि अमर कौशिक ने इसमें सडनली शॉक मूवमेंट को यूज किया है। अक्सर फिल्म में क्या है कि मेकर्स इस टेक्निक का यूज ऑडियंस को हुक करने के लिए करते हैं। अब वैसे तो इसको यूज करने के कई तरीके हैं, लाइक कंट्रोलिंग टाइम, मिसडायरेक्शन, साउंड एडिटिंग और इमोशनल टेक्स। तो एग्जाम्पल के लिए भेड़िया में भास्कर के ट्रांसफॉर्मेशन वाले कोल्ड और सीरियस सीन से ठीक पहले पांडा और जना के थ्रू कॉमेडी क्रिएट की जाती है, और एक कॉमेडी सीन के बाद ऐसा कुछ सीरियस देखने की उम्मीद ना होने की वजह से ऑडियंस शॉक हो जाती है। और ये सीन इजीली भी अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि हम पहली बार भेड़िया को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे होते हैं। और मूवी के कई सीन्स में इस टेक्निक का यूज किया गया है, जैसे कि पहली बार ही घर में आने से पहले सिचुएशन बहुत ही चिल होती है, एक कूल गाना होता है, बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है। उसके बाद डबल मीनिंग वाली कॉमेडी की होती है, जिसकी वजह से हम ये कैसे ही नहीं कर पाते कि बैट से इतना केयास क्रिएट किया जाएगा। जंगल में भी अचानक से अजगर सामने आने से ब्रेक लगाना, या फिर उसी रात को मिथुन के आने से अचानक से एक्सीडेंट होना, या फिर भास्कर का 2 बार जेडी और चौमिन को डराने के बाद जो फनी सिचुएशन होती है उसमें असली भेड़िया को डाल के सडनली सिचुएशन को चेंज कर देना, ये सारे सीन और शॉक मोमेंट की वजह से ही स्क्रीन प्ले की क्वालिटी को एनहांस करके उसे अनप्रेडिक्टेबल, इमोशनली इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल बनाते हैं। नेक्स्ट डिटेल, शायद ये भी तुमने नोटिस नहीं किया होगा, पर लास्ट में अनिका गोली लगने के बाद जहाँ पे छुपने जाती है वो गुफा वही है जो शुरुआत में दिखाई गई। और यहाँ पे तुम डिटेलिंग देखो, शुरुआत में इस गुफा के सामने के पेड़ जो है वो छोटे छोटे दिखाए गए हैं, और 100 साल के बाद इस सीन में वो बड़े दिखाए गए हैं, जबकि कोई इस पे ध्यान नहीं देता। और ये सब VFX और CGI होके इतना डिटेल रखना आसान भी नहीं है। चलो अब डिटेल्स बहुत हो गए, इसीलिए थोड़ा सा ठेरी पे आते हैं। तो क्या अनिका जिंदा है? क्योंकि जिम की तरह उसकी भी लाश नहीं मिली, लेकिन वो जिंदा है इसका डाउट मुझे इसलिए है क्योंकि वो बड़ी चालाक लोमड़ी है, आई मीन की भेड़ी है। खैर जो भी है वो, पर मूवी में लास्ट में हमें ये क्लियर हो जाता है कि अनिका ज्यादा टाइम तक एक इलाके में नहीं रह सकती, और वो भास्कर को यहाँ छोड़ना चाहती है, पर उसे पता है भास्कर नहीं रुकेगा, क्योंकि भाई पैसा चाहिए उसको। इसीलिए हो सकता है कि लास्ट में उसने मरने का नाटक किया हो ताकि भास्कर को यहाँ रख सके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, जो कि वो पहले भी करने की कोशिश कर चुकी है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, दरअसल बात ये भी है कि उसे जो घाव लगा था उससे वो मर ही नहीं सकती, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है, वेयरवुल्फ को नॉर्मल मेटल से बने हथियारों से घायल तो कर सकते हो तुम, लेकिन उसे जान से नहीं मार सकते। उसके लिए तुम्हें सिल्वर बुलेट या फिर चाकू तलवार की जरूरत पड़ती है। बेसिकली उसे मारने के और भी कई सारे रास्ते हैं, पर मैं बस ये कह रहा हूँ कि चाकू के एक मामूली वार से वो नहीं मर सकती। और एक बात और क्लियर कर दूं कि खाई से वो नीचे तो गिरी, लेकिन नीचे भी जंगल है, और जंगल भेड़िया का दोस्त है, तो वो उसे मरने नहीं देगा। हमने लास्ट में देखा था कि कैसे जड़ें भास्कर को जकड़ रही थी, तो हो सकता है कि उन्हीं जड़ों ने उसे नीचे गिरने के बाद बचा लिया हो। और अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि अमर कौशिक ने देसी भेड़िया बनाया है, तो बता दूं कि शुरुआत में ही हीलिंग पे मूवी अपना खास फोकस रखती है, जहाँ पे भास्कर का बड़ा घाव आसानी से भर जाता है। यही नहीं बल्कि लास्ट में भी जब अनिका को गोली लगती है तो पिंजरे में जाने तक उसके घाव भर जाते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश के मरने के बाद भी उसके कुछ घाव भरते हैं, जो कि डॉक्टर खुद कंफर्म करता है। और इसीलिए बेटे अनिका का घाव से मरना पॉसिबल ही नहीं है।
और इसके खाई में गिरने को भी अगर ध्यान से देखोगे तो वो इसलिए खाई में नहीं गिरती क्योंकि वो जख्मी होती है, बल्कि वो खुद ही अपने पंजे से अपने आप को खाई में धकेलती है। सो माय फ्रेंड, ये सारी चीजें चीख चीख के गवाही दे रही है कि अनिका जिंदा है और ये सारा उसी का प्लान था ताकि भास्कर से दूर जा सके और उसे मॉरली करेक्ट करके भेड़िया के ही रूप में फंसा सके। वैसे हाँ, पिछली कुछ वीडियोस में ऐसी कमेंट आई थी कि ये जो बैट है ये आलोक का ही हिंट था, तो क्या वाकई में ऐसा था कि थम्मा मूवी का हिंट हमें पहले ही भेड़िया में दिया गया था? तो इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि ये बैट जो है वो बैटमैन को नहीं, आई मीन कि वैम्पायर को नहीं, बल्कि सिंबॉलिक वे में जंगल को रिप्रेजेंट करती है। दरअसल डायरेक्टर दिखाना चाहते थे कि जंगल भेड़िया के साथ है। बाकी अब बात चल ही रही है तो बता दूं कि वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें उन दोनों की ओरिजिन से लेकर पावर्स तक सब कुछ कंपेयर किया है, वो भी डिटेल में। तो किसमें कितना दम है, अगर देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। बाय बाय।